हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से बात करते हैं एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो या शिक्षक संबंधी एग्जाम हो, सभी के लिए एनसीईआरटी काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी कितनी लाभदायक है और कितना आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन का। यहाँ पर नगर जीवन का आरंभ, याद रखिएगा, ये जो आपने पहला टॉपिक देखा, नगर जीवन का आरंभ, इसका मतलब है कि इससे पहले हम लोगों ने सभ्यताएं पढ़ी थी। और सभ्यताओं का मतलब था कि नव पाषाण काल में सभ्यताएं शुरू होने वाली थी, लेकिन संस्कृति का विकास नहीं हुआ। यहाँ से हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता, सैंडो सभ्यता, ये सब यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक संस्कृति की शुरुआत करते हैं। इससे मालूम होता है कि हमारे जो संस्कृति को डेवलपमेंट किया गया था, तो अब हमारे जीवन का, नगर जीवन का आरंभ जो है यहीं पे होता है, जिसे बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसी एक सभ्यता रही है जहां से मानव नगर जो है प्रारंभ हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि मानव नगर में जो निवास करना प्रारंभ किया था, वो कब से शुरू किया था, तो वो था हड़प्पा सभ्यता से। इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़े, वहां पे मानव नगरों को डेवलपमेंट नहीं कर पाया था। मानव के अंदर किसी तरह का सांस्कृतिक विकसित नहीं हुआ था। हालांकि जो नव पाषाण काल है, वो मानव ने वहां पर खोज प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इस तरह से नगर नहीं बसा पाया था। इसका मतलब है कि मानव ने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया और कपड़े बनाने की जो है प्रक्रियाओं की खोज किया, लेकिन अभी मानव जो है उतना डेवलप नहीं कर पाया था कि नगर का प्रारंभ किया जा सके। अब बात करते हैं आज की इस सेशन का, जहां से सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत करते हैं। और बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि ये सभ्यता किस तरह से जो है काम कर रही थी। तो देखिएगा, हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए। इसका मतलब है कि नगर में तब्दील होते गए। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ पर व्यक्ति अब एक समूह में रहने लगा और व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कर रहा है, करने की कोशिश नहीं, अब यहाँ पर व्यापार करने लगा है। अब बात करते हैं कि उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, नई जरूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हो गए। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न थे, क्योंकि अपनी आवश्यकता से अधिक ये अनाज पैदा करते थे। इसका मतलब है कि आवश्यकता से अधिक यदि अनाज पैदा करते थे, तो उसे भंडारण करने के लिए इन लोगों ने अन्नागार बनाया था। अन्नागार मतलब एक प्रकार का आपका, इसे धन्नागार भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में अनाज इकट्ठे किए जाते थे, जो कुछ वर्षों में यदि कभी सूखा पड़ा, अकाल पड़ा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया, तो भी उसका इस्तेमाल करते। इसका मतलब है कि हम लोग अब भविष्य के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दिए थे। ये कब से शुरू हुआ? ये हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ। अनाज पैदा करते थे, इसलिए वे इसे बचे हुए अनाज को कपड़ा या मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसी चीजों के बदले दे सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई कि वे प्रत्येक परिवार के खेतों में काम करें और अपने लिए अनाज पैदा करें। जुल्हाए, कुम्हार, बढ़ई अपनी बनाई हुई चीजों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज को बदल लेते थे। इसका मतलब है कि ये सभ्यताएं अब नगर की तरफ डेवलप हो रही थी, कि कहाँ ये व्यापार लगे, कहाँ बाजार लगे, ये धीरे धीरे जो है ये बनने लगा था। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और कारीगर साथ साथ रहने लगे, और इस प्रकार गांव नगर बनते चले गए। इसका मतलब है कि इसी वजह से जो है अब ये कारीगर जो है काम करने लगे और समूह संख्या इतनी ज्यादा हो गई, ये नगर बन गए। आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को सभ्यता की शुरुआत माना जाता है, और सभ्यता मानव संस्कृति के विकास का वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता था। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं मेंस में, कि यदि मेंस में क्वेश्चन ये बना देगा
कि मानव सभ्यताओं की शुरुआत कैसे हुई और आज की सभ्यता और प्राचीन की सभ्यता में कितना अंतर है। तो याद रखना है कि हमारी सभ्यता मतलब मानव सभ्यता की शुरुआत जो है या एक शहरी सभ्यता की शुरुआत, हमारा आरंभ हमारे मानव, देखिए यहाँ पर मानव में संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहा है। मानव में संस्कृति और सभ्यता कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये हमारा कौन सी सभ्यता होती है, ये हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहीं से हमारा शुरू होती है संस्कृति, मतलब व्यक्तियों में जो कल्चर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से डेवलपमेंट होता है, वो हड़प्पा सभ्यता से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट दे सकता है कि मानव के अंदर संस्कृति कब डेवलप की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि संस्कृति के बाद अब देखिए अगला पॉइंट आपका है कि और चाहता है कि पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्पों से विशेषता प्राप्त करते थे और विभिन्न प्रकार के उपज शहरों और गांवों के बीच लेन देन होता था। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान का विकास को बढ़ावा मिलता है और प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक कार्यक्षम हुआ। तो लोग को सोचने लगे कि अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए वो अधिक समय मिलने लगा। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि समय लेखन की खोज होना शुरू किया और महान उपलब्धियां थी और यही शहर में तब्दील होने लगा। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाया जा सके जो भी डेवलपमेंट कार्य हो रहे थे, और यह बहुत अधिक लोगों को उपलब्ध हो सकता था। लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ हुआ। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन एक ये भी प्रीलिम्स में देता है कि क्या लिपि का प्रयोग किस समय से प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लेखन ज्ञान के बारे में पता था। इसका मतलब है कि इस सभ्यता के लोग लेखन ज्ञान का प्रयोग कर सकते थे। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर लिपि मिली थी। क्वेश्चन देखिए कथन कारण करके देता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास लिपि का साक्ष्य मिला था। तो जी हाँ, यहाँ पर लिपि मिली थी। इन लोगों को लेखन ज्ञान प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉइंट में दे सकता है और यही सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में देता है कि हड़प्पा की सभ्यता के लोग लिखना जानते थे क्या। तो यहाँ पर देखिएगा लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता था। इसका मतलब उनको लेखन और लिपि की जानकारी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता था, शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई और समाज शासन के लिए कानून की आवश्यकता हुई। मतलब लेखन कला की प्रारंभ जो है वो कब से हुआ था, तो वो लेखन कला जो प्रारंभ हुआ था वो हमारा हुआ था आपका सैंधव सभ्यता से। थोड़ी सी हम लोग सैंधव सभ्यता में स्थान देख लेते हैं, इस चित्र की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बात करता है कि जो सैंधव सभ्यता, जब हमारा भारत, यहाँ पर पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा होगा। ये देखिएगा यहाँ पर ये पाकिस्तान है और इनमें ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्थान हैं पाकिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के आसपास आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हड़प्पा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत का जो बना हुआ है, थोड़ा सा हम लोग मैप को अलग अलग रंगों में कर दे रहे हैं। ये देखिएगा ये हमारा जो है भारत के हिस्से की यदि बात करें तो ये देखिए भारत का क्षेत्र माना जा रहा है। ये देखिए वर्तमान भारत की स्थिति है, ठीक है, वर्तमान भारत की स्थिति है। और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र में ये सभी मिले थे। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर जो पाकिस्तान में मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में, कहाँ पे है, लरकाना जिले में। हड़प्पा ये भी पाकिस्तान के मांटगोमरी में, मांटगोमरी सबसे पहले इसी जगह पर खुदाई हुई थी। इसका मतलब है 1921 में सबसे पहली जो खुदाई हुई थी वो यहीं पर हुई थी और 1922 में फिर मोहनजोदड़ो के पास खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में
दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी दोनों लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की। कोट कोट दीजी ये कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, सिंध प्रांत। तो आपको समझ में आ गया हड़प्पा, कोट दीजी और मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है रोपड़। बनवाली ये कहाँ पे है? हरियाणा में है बनवाली, हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है कालीबंगा। थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा मैच कराने के लिए। आलमगीरपुर ये सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। तो यहाँ तक तो हम लोग ये बातें करते हैं। फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद और लोथल, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में। तो इस तरह से हम लोग ये जान लिए कि जो ये सभ्यता थी, ये सभ्यता केवल पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, भारत और जो है तब पूरा डेवलपमेंट था। इसका मतलब है कि इस सभ्यता का जो डेवलपमेंट था वो पाकिस्तान में भी था और भारत में। हालांकि उस समय भारत जो है क्या था कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो ये क्षेत्र भी 1921 में भारत का ही माना जाता था। तो जो खुदाई हुई थी उस समय भारत में, हालांकि पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। थोड़ी सी बात हम लोग इसमें ये भी कर देंगे कि यह सभ्यता चारों तरफ केंद्र बनी रही। जैसे सबसे पूर्वी इसका माना जाता है, सबसे पश्चिमी माना जाता है और नॉर्थ माना जाता है, साउथ माना जाता है। जैसे ये सबसे पूर्वी जो क्षेत्र इसका माना जाता है आलमगीरपुर, इसका मतलब है कि सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान में पड़ता है, सुत्का के डोर। और सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? मांडा है। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। यह सभ्यता का जो है चारों तरफ जो है एक केंद्र माना गया। जैसे हम लोग ऐसे करके इसका केंद्र बना सकते हैं। इसका केंद्र में आलमगीरपुर कर सकते हैं, आलमगीरपुर। और एक तरफ कर सकते हैं सुत्का के डोर, सुत्का गेडोर। और एक तरफ कर सकते हैं मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये बलूचिस्तान में, ये उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। ये पूरी सभ्यता मतलब ये चतुष्कोणी रही है। और पूरी सभ्यता का यदि हम लोग बात करें तो ये पूरी सभ्यता का जो क्षेत्र रहा है वो आपका जो है इन्हीं पर मतलब भारत और पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हड़प्पा संस्कृति का विकास क्षेत्र, ये पूरा का पूरा हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति का स्थल, आधुनिक नगर, वर्तमान या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, इसके बारे में पुरानी एनसीईआरटी जो है काफी अच्छे से इसको कवर किया है। नगर जीवन का आरंभ जो है कहाँ से होता है? तो हड़प्पा संस्कृति के विस्तार से होता है। और इसे जो है भारतीय सर्वेक्षण ने इस मानचित्र को जारी किया था। अब बात हम लोग करते हैं कि ये लोग किस तरह से रहते थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। ये देखिएगा, साथ ही अब कुछ लोग विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वास का जन्म हुआ। जिस सबसे पुराने नगर की भारत में खोज हुई वह सिंधु नदी के तट पर था, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो है भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। यदि हम लोग बात करें कि यह सभ्यता यदि पूछता है कि विश्व के सबसे पुराने, यहाँ पर देखिएगा पुराने नगर की जो खोज हुई थी वो नगर कौन सा था? तो नगर था हड़प्पा। हड़प्पा नगर दुनिया का सबसे पुराना नगर माना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हड़प्पा नगर बसा हुआ था और हड़प्पा का एक छोटा भाग मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी में सबसे ऊपर की ओर एक और प्राचीन नगर खोद कर निकाला गया था। यह मांटगोमरी के नजदीक हड़प्पा नगर। पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन नगरों की सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता के नाम दिया, क्योंकि इसके अधिकांश नगर जो है सिंधु नदी के आसपास ही रहे। ठीक है, तो इस वजह से इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। अन्य स्थल सिंधु घाटी में मिले थे, परंतु पिछले 40 वर्षों से पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में
अन्य स्थलों पर खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नगर निकाले। इसलिए सिंधु सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जो जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा। इस वजह से चाहे वो आलमगीरपुर हो, मांडा हो, दैमाबाद हो, लोथल हो और रोपड़ हो, कालीबंगा हो, इन सबका जीवन इनसे मिलता जुलता रहा। जिसमें हम लोग देखेंगे चंडीगढ़ के पास रोपड़, अहमदाबाद के पास लोथल, राजस्थान कालीबंगा या कोटजी रहा हो सिंध प्रांत में, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के ही स्थल रहे हैं। अब देखिए फिर बात करता है कि यहाँ पर क्योंकि क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी के परे भी हुआ था और हड़प्पा संस्कृति के समुचे सिंध, बलूचिस्तान के लगभग पूरे पंजाब के पूर्वी पश्चिमी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरी राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ था। इन मानचित्रों में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर भौगोलिक विस्तार इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था और यहाँ पर आदिम युगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत लोग कर रहे थे। नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ था, इनकी देखरेख अच्छे प्रबंध थे और यहाँ पर मनोरंजन तथा चिंतन के लिए उनके पास पास अवकाश था और वो हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। यहाँ पर देखिएगा लिखना जानते थे, इसका मतलब है कि इस पर भी आपका आयोग क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है यदि लिखना जानते थे तो यहाँ पर लिपि का प्रयोग तो जानते होंगे। इसका मतलब है कि इस सभ्यता के लोगों ने लिपि की खोज कर चुके थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर समझने के में इतिहासकारों को अभी सफलता नहीं मिल पाई है, मतलब उस संकेत या चित्र को नहीं पढ़ पाए हैं जो लिपि की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, भारत में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया अफ्रीका में नील और फरात दजला की तथा हवाड़ होंगहो, ठीक है, नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यता फल फूल रही थी। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि थोड़ी सी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरह की सभ्यता की बात कर रहा है। यहाँ पर मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया पोटामिया मेसोपोटामिया मतलब इराक और मिस्र देश की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पे थी? नील नदी किनारे थी और दजला फरात नदी के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे इराक की सभ्यता, मतलब जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी उससे मिलती जुलती जो सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, तो वो डेवलपमेंट किस पर हुआ था? वो डेवलपमेंट हमारे हड़प्पा सभ्यता के साथ ही हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के लोग लगभग 2500 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले जो है महत्व प्राप्त हुआ, जो समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करवाने वाले लोग जो है प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि की, जिसमें इस सभ्यता को डेवलपमेंट किया जा रहा था। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे कि ये देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि यह सभ्यता जो आज इराक के नाम से प्रसिद्ध है, इसे सुमेरी, जो आप मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, इसे सुमेरी सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखना है, सुमेरी सभ्यता कहाँ पे डेवलप होती थी? ये इराक में डेवलप हुई थी। इसी को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। मतलब यदि पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किसे बोलते हैं, तो सुमेरी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था। अब बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के लोगों में सुमेरी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसका मतलब है कि भारत संसार के अन्य भागों में व्यापार चलता था। तो भारत में जो व्यापार की शुरुआत हुई वो किस सभ्यता से हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता से ही भारत में एक दूसरे स्थान पर व्यापार करना ये लोग प्रारंभ कर चुके थे। इसका मतलब है कि अब ये लोग जो है इतने डेवलप हो चुके थे कि इससे पहले जो पाषाण युग था वो केवल एक स्थान पर सीमित था। अब हड़प्पा आया तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आविष्कारों को भी भेजना और वहां से जो है नए चीजों को खोजने प्रारंभ कर दिए थे। उस समय भारत
उत्तर पश्चिम भाग, जिसमें आजकल पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढका हुआ जलवायु, नम्र आर्द्र, और सिंध और राजस्थान आजकल जो रेगिस्तानी इलाके नहीं थे, अब उस समय वो रेगिस्तानी इलाके नहीं थे, इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे वो जंगली जानवर बाघ, हाथी, गैंडा थे। जंगलों में मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्ठों में किया जाता था, जिनमें मकान बनाने के लिए ईंट पकाई जाती थी। लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी, पता चलता है, क्योंकि गेहूं काफी अधिक उत्पादन होता था। खेतों में हल जोते जाते थे, इसलिए काफी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहर निकाली गई होगी, और गांव के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा करते थे। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की जरूरत के लिए जो है शहरों में भेज दिया जाता था, जिसे खास तौर पर बनाए गए बड़े धन्यागार, धन्नागार को हम लोग एक सामान्य भाषा में बोल सकते हैं अन्नागार। ये जो धन्नागार होता था, इसे क्या बोल सकते थे? अन्नागार। अन्नागार मतलब होता है जहां पर ये लोग अतिरिक्त नगरवासियों को जो जरूरत अतिरिक्त अनाज यहाँ पर भेजते थे। अतिरिक्त अनाज कहाँ पर भेजते थे? अन्नागार में भेजते थे। जानते हैं ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसका मतलब है यदि क्वेश्चन ये दे दिया कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, यदि सबसे बड़ी इमारत कहेगा तो क्या हो जाएगा? धन्नागार, इसी को अन्नागार बोलते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी इमारत क्या होगी? स्नानागार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इस सभ्यता में धन्नागार, जहाँ पे अनाज संचित कर किए जाते थे। नगरवासी खेती नहीं करते थे, मतलब खेत नहीं जोतते थे, वो खेती नहीं करते थे। अच्छा, नगरवासी खेती नहीं करते थे तो क्या करते थे? अब मैटर ये भी आ गया। तो नगरवासी याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग नगर में रहते थे वो खेत नहीं जोतते थे, मतलब खेती नहीं करते थे। वो लोग शिल्पकार शिल्पकार या व्यापार करते थे, मतलब गांव से कच्चे माल लेकर के कपड़े बनाने का काम नगरों में होता था, आभूषण बनाने का काम नगरों में होता था, और यहाँ तक कि व्यापार मतलब खरीद कर बेचने का काम कहाँ होता था? नगरों में होता था। इसका मतलब है कि नगरवासी का जो मुख्य काम था शिल्पकार या व्यापार, कपड़ों का निर्माण करना, आभूषण का निर्माण करना, और वहां से अनाज उठा करके बेचना। ये लोग खेती नहीं करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हड़प्पा वासी जो नगर में रहते थे वो खेती करते थे? कथन कारण करके यदि क्वेश्चन आया तो आपको ये ध्यान देना है कि कथन कारण करके ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देता है ना आजकल सीटेट में भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि हड़प्पा वासी जो है नगर में बसने वाले लोग भी खेती करते थे। फिर दूसरा दे देगा कि ज्यादातर नगर के लोग शिल्पकार होते थे, जो नए नए आभूषण और कपड़ों का निर्माण करते थे या सूती कपड़ों का निर्माण करते थे। कच्चा माल वो लोग गांव से लाते थे, लेकिन वो कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से जब पूछेगा इनमें से कौन गलत है, तो अब यहाँ पे नगर के लोग भाई देखिए खेती होती नहीं करते थे। ठीक है, जैसे आज वर्तमान में है नगर के लोग कहाँ खेती होती कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यतः शिल्पकार। देखिए नगर का जीवन का आरंभ यहाँ पर कर रहा है, ये मुख्यतः शिल्पकार थे, व्यापारी होते थे, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन और विनिमय करना मतलब व्यापार करना, उसी पर अपना जीविका चलाते थे। वे अपने हाथों से चीजें बनाते थे, जैसे मनका, कपड़ा और गहना। मनका भी एक प्रकार का आभूषण होता था। कपड़ा और गहना ये लोग अपना बनाते थे। इन चीजों को इस्तेमाल इसका इस्तेमाल होता था। ऐसी कुछ चीजें सुदूर देशों में भी भेजी जाती थी, जैसे इराक के सुमेरी राज्य। यहाँ से बना करके हम लोग जो आभूषण वगैरह है वो मैसोपोटामिया की सभ्यता में भेजते थे। लोथल बंदरगाह से व्यापार को दिखाया गया है, इसी वजह से उसे गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल बंदरगाह से, यहीं से भेजा गया व्यापारिक जो है सामान को बताया जाता है। अब आते हैं नगर और उनके भवन कैसे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना जाता था। इस भाग में सार्वजनिक भवन और धन्य कोठार या कार्यशालाएं या धार्मिक इमारत होती थी।
इमारतें होती थी। इसका मतलब ये सार्वजनिक होता था, जो ऊंचे पर रखा जाता था ताकि बाढ़ वगैरह आए तो सभी लोग जो है वहाँ पे जो भी धन्नागार वगैरह है वो आराम से जो है काफी उसका नुकसान ना हो। इसका मतलब है कि नीचे ये लोग क्या करते थे, रहते थे। और ये देखिएगा धार्मिक इमारतें थी। नगर का दूसरा भाग जो काफी बड़ा था वो निचले हिस्से में था, यहाँ लोग रहते थे, अपना अपना धंधा करते थे। यदि हम लोग नगर पर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा नगर पर हमला होता था या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता था तो लोग गढ़ में जाकर शरण ले लेते थे। ठीक है, मतलब ऊंचाई पर जाते थे। और हड़प्पा के दुर्ग में सबसे प्रभावशाली इमारतें धन्नागार थी। धन्नागार मतलब वही जहाँ पे अनाज रखना। वो पूरी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। इसका मतलब है इसी को धन्नागार या अन्नागार कहा जाता है। अब यहाँ पर वे बड़ी सावधानी से आयताकार में बनाई गई थी और नदी के नजदीक थी। धान नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था और धान्यगारों से संचित रखा जाता था। धान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर यह सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि सस्ता और बेहतर होने के अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी, क्योंकि उस समय जो सड़क मार्ग नहीं होता था तो ज्यादातर व्यापार जो है किससे होता था, नदी या जलों से, समुद्र के माध्यम से होता था। जो सबसे सस्ता और बढ़िया जो है तरीके का जो है ये क्या था, जिसमें कम मेहनत थी और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे। धान्यगारों का बड़ा महत्व था, क्योंकि नगर के वासियों का जीवन उन पर भरे पूरे रहने पर भी आश्रित था। धान्यगारों के नजदीक ही वे भट्टियां, धातु कर्मगार, कांसे, शीशे, टीन, ये सब जो कर्मगार होते थे उसी के आसपास अपना बनाते थे, बेचते थे। और धनगार से जो है क्या करते थे, अनाज खरीद लेते थे, खाते पीते और जीवन अपना व्यतीत करते थे। कुम्हार भी हिस्से में काम करते थे। इसका मतलब है कि एनसीईआरटी आप लोगों को ये क्लियर कर दिया कि किस तरह से ये जीवन बिताते थे। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सैंधव सभ्यता में दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी स्नानागार। ये देखिएगा, सभ्यता में यदि पूछेगा सिंधु सभ्यता में दूसरी सबसे बड़ी इमारत, सभ्यता में दूसरी सबसे बड़ी इमारत, दूसरी सबसे बड़ी इमारत, दूसरी सबसे बड़ी इमारत यदि पूछेगा कौन सा था तो ये हो जाएगा स्नानागार। स्नानागार दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी जो मोहनजोदड़ो में था, इसे विशाल स्नानागार बोलते थे। यह स्नानागार सार्वजनिक हुआ करते थे। ये देखिए, कर्मशालाओं के समीप छोटे छोटे कमरे में रहने और यहाँ तक कि परकोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी अन्य प्रकार की इमारतें थी। यहाँ एक बड़ा भवन जान पड़ता है और राजमहल या किसी शासक का मकान था। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के लोग का कोई राजा होता था या नागरिकों की एक समिति ही उनका शासन चलाती थी। इसका नजदीकी एक और इमारत है जो या तो सभा या भवन या बाजार चौक हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड था, इसी को स्नानागार कहा जाता था। और यहाँ पर क्या होता था, स्नान कुंड या स्नानागार को, यहाँ पर देखिएगा यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह होता था और हम नहीं जानते थे कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग होता रहा होगा। भवन, मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना से तैयार करके बसाया गया था। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो का देख लीजिएगा, यहाँ पर खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो इस तरह का भवन मिला है, जहाँ पे आप देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से जो है बनाया गया, जहाँ पे सड़कें आयताकार बनी हैं। इस तरह से ये लोग जीवन जीते थे। और यहाँ पर देखिएगा बनाया गया जो सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ पर सड़कें काफी चौड़ी हुआ करती थी। आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर सड़क दोनों मकान पे बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। यहाँ तक कि प्लस्तर और रंग किया भी जाता था। छतें सपाट होती थी और खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक हुआ करते थे।
दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे और रसोई में एक चूल्हा, इसका मतलब है कि रसोई में एक चूल्हा होता था और वही धान और तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े भी रखते थे। रसोई के पास ही नाली या मोरी होती थी और स्नानागार मकान का एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे और उनमें नालियां सड़क की नाली से मिली होती थी। सड़क की नाली सड़क के किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगे होते थे ताकि उसे साफ रखा जा सके और नालियां पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था। कितने लोग डेवलपमेंट हो चुके थे आप समझ सकते हैं कि एक डेवलपमेंट सभ्यता समाप्त हुई है। मतलब दुनिया की एक सबसे डेवलपमेंट मतलब सबसे विकसित सभ्यता का अंत हो गया है। तो हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं ताकि हम लोग जानें कि यदि सभ्यता डेवलप भी हो गई तो भी उसको समाप्त हो सकता है यदि हम प्रकृति के साथ कुछ भयावह करते हैं। तो याद रखिएगा, मकान में एक आंगन हुआ करता था जिसमें रोटी पकाने के लिए कुछ चूल्हा होता था और यहीं पर गृहिणी सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था, लेकिन प्रत्येक निवासी के लिए ऐसा आरामदेह मकान नहीं था। ये मकान संभवतः व्यापारियों या धनी लोगों का था जिनके घरों में कुएं वगैरह होते थे। इसका मतलब है यदि पूछेगा कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है घरों के अंदर कुएं होते थे, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के घरों में कुएं नहीं होते थे, बल्कि कुएं केवल धनी और व्यापारी लोगों के लिए होते थे। देखिए, हम जानते हैं कि नगरवासी में मजदूर भी थे जो धन्यागार और भट्ठों में काम करते थे और छोटे छोटे कमरों में रहते थे। शायद ये गरीब थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों से देखने से पता चलता है कि वह कम से कम तीन स्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा होगा। मतलब यहाँ पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का अस्तित्व रहा। एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे, लगता था कि ये दुर्ग के भीतर रहते थे। दूसरा वर्ग धनी व्यापारियों लोगों का था और जो कि निचले नगर में रहते थे। और तीसरा वर्ग गरीब और मजदूर लोगों का था जो कि नगरवासी इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे और शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। इसका मतलब है कि वो तीन वर्गों में था, एक व्यापारी धनी वर्ग थे और एक दुर्ग के अंदर। अब आते हैं देहाती इलाकों में रहने वाले, घूमने फिरने वाले, पशुचारी करने वाले गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए जब भी अपने पशुओं को विभिन्न चारागाह में ले जाते थे, अपने साथ व्यापार की छोटी मोटी चीजें भी ले जाते थे। इस प्रकार विभिन्न जन समुदायों का संबंध स्थापित करते थे। इनका जो जीवन था, भोजन, लोग गेहूं जैसे जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर आटे की रोटी पकाते थे उस समय। इसका मतलब है कि इस तरह से यदि हम लोग देखें, पीसकर आटे की चक्की पकाते थे। तो अब बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के मूल अनाज कौन से थे। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज जो है कौन था, तो जौ और गेहूं इसके मुख्य अनाज थे, जो कि आप देखेंगे कि इस विशेष रूप से अनार और केले, मांस और मछली भी खाते थे। इसका मतलब है कि यह सभ्यता के लोग, यदि क्वेश्चन आया कि इस सभ्यता के लोगों का जो खान पान रहा वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहा है। तो इसको देखिए, यूपी टेट में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे। मांसाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। इसका मतलब है कि ये दोनों खाते थे। ये लोग मांस और मछली भी खाते थे और ये लोग जो है अनाज, हरी सब्जियां, अनार, केला भी खाते थे। तो ये तो हो गया इनका भोजन। तो भोजन को आपको अच्छे से समझ लेना है, क्या क्या ये भोजन करते थे। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद इस सभ्यता को जो है हम लोग बात करते हैं कि इनके जो खिलौने वगैरह थे, वस्त्र कौन सा पहनते थे और खिलौने कौन कौन से होते थे। तो इनके जो कपड़े थे, थोड़ा सा कपड़े के बारे में हम लोग समझे कि इनके जो वस्त्र हैं, ये देखिएगा, ये वस्त्र से कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी के जो तकुए मिले थे उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी और स्त्रियां छोटा घंघरा पहनती थी। इसका मतलब है कि सैंथव सभ्यता में ही जो है हम लोग कपड़े छोटे पहने जाते थे।
जो वर्तमान में हमारे समाज का आलोचना हो रहा है, लेकिन वो सभ्यता इतनी डेवलप हो चुकी थी कि उस सभ्यता में भी लोग घाघरे जो है, स्त्रियां छोटा घघरा भी पहनते थे, जो 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 है कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी जो है चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे और कपड़े सूती होते थे। यद्यपि इसका मतलब है कि वो लोग सूती कपड़े और ऊनी कपड़े का इस्तेमाल हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऊन का इस्तेमाल भी होता था। स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था और इन केसों को भांति भांति से गूंथती थी और कंधों से सजाती थी। स्त्रियों और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। याद रखिएगा, यदि पूछेगा कि सैंधव सभ्यता में जो है स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, जो वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ठीक है, का शौक था। पुरुष ताबीज बांधते थे। इसके अलावा स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण सीप की जो है गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए ये किसके होते थे? सोने और चांदी की गुड़िया होती थी। और गरीबों के लिए क्या होते थे? सिप और सिप की गुड़िया बनी होती थी। ठीक है, अब देखिए, अब इनका यदि देखा जाए मनोरंजन, इस सभ्यता में लोग मनोरंजन के लिए किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो ये देखिएगा, कुछ ऐसी चीजें मिले हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है मनोरंजन के साधन में बच्चों के लिए खिलौने थे, जो आजकल इक्को से मिलती जुलती है। जैसे मिट्टी की छोटी गाड़ियां उनको मिली, बैलगाड़ी मिला मिट्टी का, पशुओं के शक्ल के खिलौने मिले, अंगों की कठपुतलियां मिली, डोर से खींचा जा सकता था, चिड़ियों के आकार की जो है सीढ़ियां मिली, तरह तरह के झुंझुने मिले, और बच्चों को गोली खेलते हुए भी कुछ गोलियां मिली, लड़कियों के लिए गुड़िया मिला, और यहाँ तक कि बड़े आदमियों को जुआ खेलते हुए और खिलाड़ियों के साथ खेलना। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि जुआ खेल की शुरुआत के बारे में पहली बार हम लोग कहाँ पर जानकारी मिलती है, तो ये सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में इसकी जानकारी मिलती है कि पुरुष लोग जो है जुआ खेलते थे। ठीक है, और बच्चे वहां पे गोली भी खेलते थे और लड़कियां गुड़िया खेलती थी। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता इतनी डेवलप हो चुकी थी कि यहाँ पर देखिएगा कि इसके अलावा ये लोग खिलाड़ियों या खेल के भी शौकीन थे। ठीक है, तो ये आपका जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का आप ये हो गया आपका खिलौना। अब बात करते हैं कि मिट्टी के खिलौने वाले ज्यादातर होते थे। व्यवसाय और धंधे क्या होते थे, थोड़ा सा व्यवसाय और धंधे की बात करें। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई का व्यवसाय में लगे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे और इन्हें पारस की खाड़ी के तटवर्ती शहर सुमेर मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये लोग बेचते भी थे। कुम्हार शायद सबसे ज्यादा व्यस्त रहते थे। ये मिट्टी के बर्तन, बढ़िया बर्तन बनाते थे और अधिकतर बर्तन गिरवी रंग के होते थे और उन पर काले रंग का रूपांकन किया जाता था, जैसे रेखाएं, बिंदु, ज्यामितियां, आकृतियां, पेड़ पौधे, पशुओं की आकृतियां। मणिकाओं और मनकों तथा ताबीजों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले थे। मणिकाएं मिट्टी, पत्थर, लुगदी, शंख आदि हाथी दांत की बनाई जाती थी। धातु कर्मकार तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाए जाते थे, जैसे भाले। यहाँ पर देखिए, धातु में भाला था, और क्या था? भाला, तीर का फाल, कुल्हाड़ी, तीर का फाल हो गया, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी के बाद आपका जो है फंसाने के लिए, मछली फंसाने के लिए कांटे, उस्तरे। धातु की पतली चादर भी बर्तन बनाए जाते थे, जो मिट्टी के जो है बर्तनों से मिलते जुलते होते थे, परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे, इसलिए केवल धनी लोग ही इनका इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी संख्या में जो चीज मिलती है, उनमें मिट्टी और पत्थर से बनी चपटी आयताकार मुहरें उल्लेखनीय है। मुहर एक तरफ सांड और एक तरफ वृक्ष का दृश्य की आकृति दिखाई दिया है। इसका मतलब हो गया कि वहां पर जो चीजें मिली हैं, आयताकार मुहर मिला है, आयताकार मुहर, जिसपे सांड और वृक्ष का चित्र मिला है और दृश्य आकृति
के ऊपर जो है चित्र संकेत की पक्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये क्या करते थे, इन चित्रों का, हड़प्पा सभ्यता के लोग यदि पूछेगा कि क्या करते थे, इन चित्रों को लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मोहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए भी करते थे। व्यापार उस समय, यदि व्यापार उस समय सुमेर मतलब वही मैसोपोटामिया, फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापारिक संबंध था। वे एक जगह से दूसरी जगह को बराबर माल भेजा करते थे और मोहनजोदड़ो में बनी मोहरें तथा अन्य छोटी चीज इराक के स्थलों से मिली है। इसका मतलब है कि वहां से हमारा व्यापार होता रहा है। लोथल से जहां खुदाई में एक डकयार्ड मतलब गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला, वहीं माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। बाटों और मापों का व्यापारियों के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न आकार के बाट मिले हैं, इनके तौल एकदम सही हुआ करते थे। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा इनके तौल जो है क्या करते थे, तो ये देखिए लोथल में जो प्रदर्शित चित्र है, इसमें देखिए संस्कृति के लोग उत्तरी अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक भी संबंध रखे। अफगानिस्तान के खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था। ये देखिए सुमेर की सभ्यता में मिली है, एक चित्रित जो है मृदभांड है, बर्तन है। और हमारी सभ्यता में देखिए यहाँ पर मिला है आभूषण, यही आभूषण है। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि इस सभ्यता में जो आभूषण थी सैंधव सभ्यता में, देखिए यही है जो सीप का था, ये देखिए सोने का हुआ करता था। ये सीप जो होता है ना, सीप उसके बने होते थे, ये सब देखिए सीप वगैरह के बने। इसका मतलब है कि ये इस सभ्यता को जो है ये आभूषण थे। परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। उनके बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, मातृ देवी की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। इसका मतलब है कि मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की सबसे पवित्र मूर्ति माना जाता है, जिसे मातृ देवी। यहाँ पर एक स्त्री के गर्भगृह में पौधा दिखाई दिया है, स्त्री के गर्भगृह से पौधा दिखाई दिया है और इसी को हम लोग जो है मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, वे शायद इनकी पूजा करते थे। और पत्थर की एक छोटी सी मुहर का उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष देवता का प्रतिमा भी मिला है। कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल का वृक्ष जो है हड़प्पा वासी सबसे पवित्र मानते थे, जो आज भी है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि तब तक जीवित रहे, जैसे ये लोग जो है यहाँ पर हड़प्पावादी के मुहरे जो है ये थी, मुहरों पर दिखाई देता है कि वे शायद सांड को पवित्र मानते थे हड़प्पावासी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पॉइंट कर लीजिएगा कि किस पशु को जो है सबसे पवित्र मानते थे, सांड को। और ये सांड जो है इसे कुबड़ वाला बैल कहते हैं, कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल जो है ये सबसे पवित्र जो है, उसी को हम लोग सांड बोलते हैं, वो सबसे पवित्र माना जाता था। और यहाँ पर मानते थे हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और कुछ लोग समाधान मतलब जला देते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में कुछ मिट्टी और घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं, जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक बाद में भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए वो गाड़ देते थे। अब आते हैं हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही और 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्य लोग भारत में पहुंचने लगे तो उस समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। यह कैसे हुआ संभव, ये निरंतर आने वाले बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए हो, या अथवा महामारी के कारण, या कुछ लोगों ने कहा भयंकर रोग हुआ, कुछ लोगों ने कहा जलवायु परिवर्तन हुआ, और कुछ लोगों ने कहा कि रेगिस्तान जो है विस्तार होने लगा, चीजें शुष्क होने लगी, नगरों पर हमला हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो अ, आपका बाहर से लोग आए, कौन से लोग आए, आर्य लोग, ये लोग हमला किए और वहां पर
जो है ये सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के साथ साथ भारत के इतिहास का अभाव एक दौर चला गया। हड़प्पा संस्कृति कुछ विशेषताएं कायम रही, परंतु बाद में आए लोग जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो ये आपका जो है 1000 साल लंबा समय गुजर जाने के बाद भारत में पुनः नगरों का उत्थान हुआ। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से आप समझ सकते हैं कि बाद में हड़प्पा सभ्यता के बाद नगरों का पुनः उत्थान हुआ, बाद में ऐसा बना। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी युक्त प्रतिमा, ये देखिए ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ये दाढ़ी युक्त प्रतिमा, ये मोहनजोदड़ो में देखी गई है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पूछेगा कि एक सिर कटा हुआ मतलब कि दाढ़ी युक्त प्रतिमा जो है कहाँ पर हमें दिखाई देता है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है ये प्रतिमा हमें मिली है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा, ठीक है, ये देखिए। अब बात करते हैं कि ऐसे ही जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वासी इस तरह से होते थे। तो आज का जो क्लास है वो कंप्लीट हो गया है, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं और अगला चैप्टर लेकर के अगली वीडियो में जरूर आएंगे और आप पूरे हड़प्पा सभ्यता को समझ गए होंगे। मेंस राइटिंग आप लोगों का बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जितने भी करंट बेस पर मेंस राइटिंग होंगे वो लगातार कराए जाएंगे। और जो प्रीलिम्स बच्चे जो दे रहे हैं या जो वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को जरूर आप एक बार ओरली वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करिए। ठीक है, धन्यवाद।